Mishra and I welcome you all to my channel हरिओम क्लासेस। पिछले कुछ दिनों से टेक्निकल इश्यूज़ और कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी और क्लासेस थोड़े डिले हो गए, बट आज से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। और आज मैं नया सेक्शन शुरू करूँगा, बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन। बायोकेमिस्ट्री या जिसको हिंदी में जैव रसायन कहते हैं, इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बनता है वो पहला ही सेक्शन है बायोमॉलिक्यूल। और इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं लगभग मोस्टली इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद अब क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, जो भी, और अदर देन हार्मोन्स हो गए और आईजीजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको कहते हैं, वो सब चीज़ जो होती है बायोकेमिस्ट्री के अलग अलग सेक्शंस में आती हैं। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल के बारे में, जो कि अगर कहा जाए तो 12th या इंटरमीडिएट कह लीजिए, नीट के लेवल पे, एमबीबीएस के कुछ सेक्शन में और बीएससी के कुछ सेक्शन में, इवन एमएससी के भी मेजर सेक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल एक छोटा सा चैप्टर देखने में है, मगर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्किंग में। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ बायोमॉलिक्यूल के बारे में। आज से जो सेक्शन शुरू कर रहे हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल, और इसको हिंदी में जैविक अणु कहते हैं। जैविक, मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हमारा ब्रेन जनरली हायर आईक्यू वाला ब्रेन होता है, बट चूँकि कुछ समय से इंग्लिश को इतनी महत्ता दी गई है हमारे समाज में कि हिंदी को हम भूल ही गए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का बैलेंस बना के चलना चाहिए। खैर, तो मैं बात करूँगा बायोमॉलिक्यूल की। तो बायोमॉलिक्यूल होते क्या है, पहला चीज़ आता है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, बायो मतलब जैव, ऐसे जो कि जीवों से हो, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वो अणु, वो मॉलिक्यूल्स जो जीवों में या सभी तरह के जीव मतलब माइक्रो से लेके मैक्रो तक जो भी कहे जाएं, यूनिसेलुलर हो सकता है तो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, उसकी सेल की जो स्ट्रक्चर है, उसके बनावट है, उसमें जितने मॉलिक्यूल अणु भाग ले रहे हैं, अणु किसके, एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जितने भी, फॉस्फोरस, तो इनके जो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, इनका जो समूह या कहा जाए तो उनको कहते हैं जैविक अणु, ठीक है। तो अगर सिंपल हम भाषा में कहें कि बायोमॉलिक्यूल क्या है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला। अगर कहा जाए कि बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, तो सिंपली टर्म में कहो, एलिमेंट्स which play an important role in मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, वो तत्व जो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसकी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटोजोआ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम फिलहाल सीधा सीधा कहेंगे कि वो एलिमेंट जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, क्या क्या है, तो बेसिकली मेजर हम लोग जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट या इसको लिपिड भी लिखता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, और मिनरल्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अब कहता है कि ये जो बने होते हैं किस तरह के होंगे, तो कुछ सिंपल बॉन्ड से बनते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स बॉन्ड से बनते हैं,
कुछ मॉलिक्यूल जैसे पानी H2O सिंपल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल, अगर प्राइमरी मॉलिक्यूल की बात की जाए तो, बट अगर कार्बोहाइड्रेट में आ जाए शुगर सिंपल बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रक्चर से स्ट्रेट बनता है। बट अगर यही हम बात कर दें अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ब्रांच चेन होती है, लंबी चेन श्रृंखला बनाते, तो ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन गया। तो इसमें एक टर्म यूज होता है और कई बार पूछा हुआ है और इसके नाम से ना कंफ्यूजन थोड़ा सा पैदा होता है, वो है सेलुलर पूल। सेलुलर पूल क्या होता है? ठीक है, अब हमारा जो एक बेसिक सा माइंड कहता है कि सेलुलर यानी कोशिका, पूल झुंड होगा, या तो पूल हम लोग स्विमिंग पूल जानते हैं, कोशिका का झुंड कुछ होगा ऐसा। बट एक्चुअली कहता है देखो, जो भी सेल होगी उसमें आवश्यक एलिमेंट होंगे, आवश्यक, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल जो कहना है कहो, एलिमेंट होंगे जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। या तो ये दो तरह से हो सकते हैं, क्या क्या होंगे ये? या तो ये इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, या तो ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बड़े अमाउंट में चाहिए, कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं। ट्रेस एलिमेंट मतलब माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम में, वो वाले। ठीक है, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे, जो बड़े हो या छोटे हो, दोनों आवश्यकताओं में रहें, वो सेलुलर पूल बनाते हैं सारे मिल करके। इसमें अब दो बातें आती हैं, इसमें दो बातें आती हैं। वो ये कहती है कि ये जो सेक्शन बनेगा वो दो चीज़ों को दर्शा सकता है। एक तो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे और दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मैक्रो दीर्घ, सूक्ष्म। नाम से क्लियर है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी मात्रा, प्रेजेंस या रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। दीर्घ, अति या बृहत इसको कह सकते हो, बृहत भी शब्द यूज करता है। और किसी चीज़ से जुड़ता है तो ये तो जो है तो कन्वर्ट हो जाता है, वो बृहद बना देता है, तो इसको याद रखना, भूलना मत। माइक्रो एलिमेंट्स सूक्ष्म, मात्रिक जो है छोटा मात्रा में। ठीक है, तो ये जो दो एलिमेंट बनते हैं, ये क्या होता है? ये सेलुलर पूल बनाते हैं। कुछ मैक्रो एलिमेंट हैं जो माइक्रो एलिमेंट के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, जैसे स्टार्च। ये स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के एलिमेंट्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ग्लाइकोजन, ये सब पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, यानी बहुलकीकरण। पॉलीमराइजेशन शब्द यूज होता है। ठीक, पॉलीमराइजेशन किसी किसी बुक में जेड लिखा होता है इसकी जगह, वो अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हिंदी में कहते हैं बहुलकीकरण। ठीक है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पॉलीमराइजेशन वाले में, पॉलीमर्स नाम से। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड, ये पूरी जो श्रृंखला बनेगी, ये क्या कहलाती है? सेलुलर पूल। इसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको अगर हम बांटना चाहें, क्लासिफाई करना चाहें, और एक चार्ट बना देता हूँ, इसको याद रखना, भूलना मत। चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पॉज करके तुम इस चार्ट को नोट डाउन कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन बनेगा। एक बार इसको याद कर लिए तो बेसिक चीज़ें क्लियर अप हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेल की, ठीक है, सेल को हिंदी में कोशिका कहोगे। सेल के दो कंपोनेंट बनेंगे इंपॉर्टेंट, दो या तीन कह लो। ठीक है, हालांकि दो ही बनाते हैं, किसी किसी में तीन रखता है। तो पहला तो कंपोनेंट हो गया जल। पहला हो गया जल यानी वाटर। ठीक है, पहला कंपोनेंट। इसको इनऑर्गेनिक में रख सकते थे, बट हम इसको अलग से रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट बनता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और तीसरा कंपोनेंट बनता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट बने। इसको मैं पूरा ही लिख दूं, पता चला कंफ्यूज हो गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, वाटर का तो अलग से रख लो, क्योंकि अब बचेगा ये दो सेक्शन। ठीक है, अब बात करें अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लो। ठीक है,
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लो, एक N2 कंटेनिंग, ठीक है, और दूसरा N2 नॉन कंटेनिंग। मैं इसको शॉर्ट में इस तरह बना रहा हूं, ऐसे नहीं, ऐसे एलिमेंट जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा वो ऑर्गेनिक पदार्थ, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहलाएंगे, और जिसमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगा वो नाइट्रोजन विहीन पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। अब यहां बात आती है इन दोनों के सेक्शन में, तो नाइट्रोजन युक्त में क्या क्या हो सकता है। तो पहले ही भाई साहब है प्रोटीन, ठीक, पहला क्या है प्रोटीन। दूसरे नंबर पे आता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर कहा जाए तो जितने एंजाइम्स है, हालांकि एंजाइम की एक थियरी है, उसको हम जब एंजाइम्स पढ़ाएंगे तो वहां एक्सप्लेन करेंगे, आता है, ठीक है। एंजाइम्स के बाद अगर बात की तो हार्मोन्स हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अब अगर यहां पे हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड दो है जैसा कि सबको पता है, DNA और RNA, ये सबको मालूम है कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट्स, नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट्स में अगर सीधे सीधे कहा जाए तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसको हम लिख रहे हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट को हम शॉर्ट में लिख दिए कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा लिपिड्स, ठीक है। तीसरा विटामिन्स, जितने विटामिन हैं उनमें मोस्टली में नहीं पाया जाता। फिर एल्केलॉइड्स, जो भी एल्केलॉइड्स हैं, और फाइटोक्रोम्स जो पादप रंग लाते हैं, ठीक है, जिससे हालांकि कुछ ऐसे फाइटोक्रोम्स हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, जिसमें ये सारी बातें तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें पाया जाता है, तो उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सेप्शन हर जगह होता है। साइंस में जो डिफिनीशन है साइंस की, वो कहता है स्टडी अबाउट परफेक्शन जो है, बट साइंस इम्परफेक्शन पे ही टिका है। मेरा मानना जो है, जो मेरे अब तक का जो स्टडी है वो कहती है कि साइंस इम्परफेक्शन पे टिका है, क्योंकि अगर एक बार परफेक्ट होगा तो फिर उसकी स्टडी इम्प्रूव नहीं होती, और चूंकि इम्परफेक्शन हमेशा बना रहता है इसलिए साइंस आज तक इम्प्रूव कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जो चीज़ परफेक्टली बन गई उसमें क्या इंप्रूवमेंट करोगे, ठीक है। तो मेरा मानना है साइंस इम्परफेक्शन पे टिका है। खैर, इसको याद कर लेना, याद क्या करना, छोटी सी चीज़ है, दिमाग में ऊपर बिठाओगे तो बन जाएगी। 3 सेक्शन बांट लो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वाटर। कई जगहों पे इसको वो इनऑर्गेनिक में ही रखता, कई लोग पूछेंगे क्यों नहीं रखे, क्योंकि ये सिंपल बॉन्ड बना करके अलग मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, इसका कुछ लेना देना है नहीं, डायरेक्ट ये सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है मोस्टली जगहों पे या मोस्ट ऑफ द सेल्स में, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉपर इंटेंशन नहीं है कि हम इसी कारण से अलग किए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की चीज़ है तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। मेन डिटेल शुरू हो कार्बोहाइड्रेट और इन सब से, जब मैं लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में बात करूँगा तब, क्योंकि वहाँ पे डिटेलिंग शुरू हो जाती है, उन सब के बारे में पढ़ना, क्या क्या है, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं जो बेसिकली बता दूँ वो ये कि जो भी एलिमेंट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स में एक हम लोग यूज़ करते हैं एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है, प्रमुख रूप से क्या पाए जा रहे हैं। दूसरा है ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। तो एसेंशियल अगर हम कहें, एसेंशियल एलिमेंट्स में जो बेसिकली, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में नहीं डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, मेजर कंपोनेंट में पाया जाता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक, यानी कार्बोहाइड्रेट बना कार्बन से, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 3 तो पाए गए हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन, इसको हम सीधा अगर रख लें एसेंशियल एलिमेंट्स में कौन कौन सा, सिर्फ केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में CHO पहले ही रख लो, कार्बोहाइड्रेट सीधा सीधा इसी से मिलकर बनता है। इसके बाद कंबाइंड होता है इसमें नाइट्रोजन, इसके बाद कैल्शियम,
जो हमारे बोन के मेजर कंपोनेंट बनाता है डायरेक्टली इसका, और कहीं नहीं, कैल्शियम हमारे चूंकि बोन में पाया जा रहा है इसलिए ये मेजर रोल प्ले कर देता है, बनाता है। अभी किस तरह से बटा है देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स लगभग टोटल बॉडी का 95% भाग बना देते हैं, 95% एसेंशियल एलिमेंट्स बना दिए। लेकिन इनमें अगर हम क्लासीफाई करें तो कैसे बटेगा, तो कहता है ऑक्सीजन जो है ना वो 62% के आसपास बनाता है। ऑक्सीजन कितना बना रहा है? 62%। ठीक, तो वो कार्बन कितना बनाता है? अब कई लोग कहते हैं लगभग कार्बन तो C6H12O6 कार्बन तो बराबर चल रहा होता है, बट ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन कई जगहों पे जुड़ता है, कार्बन लगभग 20% का ही भाग बना पाता है, क्योंकि कई जगहों पे ना कार्बन नहीं है, या हाइड्रोजन का चूंकि मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन केवल 10% भाग बनाता है। ठीक है, अब बच गया नाइट्रोजन और कैल्शियम। तो नाइट्रोजन जो है ये लगभग 3 से 3.5 4% या 5% तक जाता है, तो उसको 3% रखते हैं। कैल्शियम इससे भी कम है। ठीक है, तो ये 2.5% तक भाग बना दिया। अब अगर हम इसी के कंपैरिजन में देखें ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में, ट्रेस एलिमेंट्स जो है ये क्या करते हैं भाई, तो ट्रेस एलिमेंट्स में बहुत से हैं। फॉस्फोरस है, हड्डियों के में भाग लिया, क्लोरीन है, सल्फर है, और पोटेशियम है, नमक के साथ खाते, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, ये सब चीज़ें हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, ठीक, आयरन ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बन गई। अब चूंकि इनका जो रोल है ना वो डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली है। और किस तरह से है, तो जो फॉस्फोरस है ये लगभग 1.14% भाग बनाएगा। ठीक है, 1415, कभी कभी 1.20 ऐसे भी लिख देता है। क्लोरीन जो है लगभग 0.16% का भाग बना देता है, बहुत अधिक ज़्यादा नहीं है। सल्फर 0.14 के आसपास ये भी है, 0.14। ठीक है, पोटेशियम इसी के आसपास 0.11 या 10, 0.1110 के आसपास। सोडियम पोटेशियम लगभग बराबर चलते हैं, क्योंकि हमारा इनका इक्विवेलेंट रहता है, तो हमारी सेलुलर जो मोबिलिटी रहती है बनी रहती है। मैग्नीशियम जो है ये इसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ मसल कंस्ट्रक्शन और इन सब में, और बेसिकली इसका रोल प्ले होता है प्लांट्स में एंड क्लोरोफिल जब बनता है। और क्लोरोफिल में जो पायरोल रिंग पाई जाती है उसमें, और ख़ास बात ये है कि ह्यूमन के हीमोग्लोबिन में और क्लोरोफिल में बस यही Mg डिफ्रेंशिएट करता है। अगर Mg की जगह Fe होता है तो हीमोग्लोबिन बनता है, हीम बनता है बेसिकली, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनकर हीमोग्लोबिन बनाता है, और Mg के कारण वो क्लोरोफिल बनता है। बस यही डिफरेंस आता है, बाकी पायरोल रिंग सेम होती है। तो ह्यूमन में और एनिमल प्लांट में यही अंतर है। आयोडीन जो है ये हमारे थायराइड के स्टिमुलेशन में, और थायरोक्सिन हार्मोन का जो बनता है, ट्राइआडोथायरोक्सिन, टेट्राइडोथायरोक्सिन बनता है, जो कि मेटाबॉलिज्म में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, हड्डियों में कमजोरी होती है, इन सब चीज़ें बेसिकली प्ले करता है। और इसका एक बहुत बड़ा रोल नहीं है, 0.014% के आसपास ही आता है। ठीक है, और ये 0.007 के पास इसका आधा आयरन। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका है। किसी बुक में या कई जगहों पे ना इसको राउंड फिगर कर देते हैं तो 1 भी लिखता है, तो कंफ्यूज मत होना, लगभग वही याद करने के लिए मैंने कहा कि उसका आधा कर लेना, सेम रहेगा 010 के आसपास। ठीक है, शॉर्टकट तरीके में रहेगा। तो ये जो हो गया वो टोटल एलिमेंट्स हो गए जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं और जिनका हमारे शरीर में रोल होता है। ठीक है, अब बात करेंगे मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, जो मैंने कहा ये पानी, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, ये सब जो चीज़ें आएंगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका वाटर का जो इंपॉर्टेंस है मैं उसको आज डिस्कस कर दूँगी, छोटा सा, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा ताकि उसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जो इंटरमीडिएट लेवल है उसमें तो ज़्यादा नहीं है, उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब पढ़ ली काफ़ी है। बट BSc, MSc और MBBS इन सब जगहों पे जब आप जान लेते हैं तो वहाँ पे हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें हम ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज,
इस तरह से पूरा पढ़ते हैं, तो उन सब की पूरी क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है ब्रॉड लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल पे उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसका टेंशन नहीं है। तो मैं कार्बोहाइड्रेट का अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और वाटर के बारे में बात करें, ठीक। तो पहला जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है वाटर का, पानी। पानी, जल, आब, पनीर जो कहना है कहो, ठीक है। बेसिकली ये H2 मॉलिक्यूल है, ठीक, पानी का मॉलिक्यूल। लेकिन होता क्या है ना कि एक मॉलिक्यूल नहीं है, ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। तो उसको थोड़ा हम अगर समझाएं तो ऐसे समझो, चारों तरफ ऑक्सीजन बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब इससे जुड़ता हुआ ये ढेर सारे मॉलिक्यूल है। लेकिन होता क्या है ना कि इनके बीच, ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच बॉन्डिंग बन जाती है। ये क्योंकि इस पर हल्का सा डेल्टा प्लस चार्ज रखता है और ये डेल्टा माइनस चार्ज रखता है, मान लो ये है, ठीक है। बहुत वीक बॉन्ड है, बट है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीकर बॉन्ड है, बट बॉन्ड तो बॉन्ड है, ये बांध के रखता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अच्छा हाँ, एक और चीज केमिस्ट्री में पूछा जाता है इंटरमीडिएट लेवल तक में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस एलिमेंट के साथ होती है, किसमें पाई जाती है। तो सिंपल याद रखो, FON, फोन, ठीक है। ये तीन ही एलिमेंट है, फ्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही तीन है जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और किसी में नहीं होती। तो याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड फोन के साथ ही बनता है, FON, PHON मत कर देना। अब चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से पानी जो है वो स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाता है और हमें जिस रूप में दिखाई देता है। अब भाई हमारे शरीर में किस तरह से, हम ये तो है नहीं कि 100% गाले पूरा भर ली, वैसा तो भरा नहीं है। तो कहता है कि हमारे शरीर में जो पानी है ना वो दो तरीके से, एक तो बाउंडेड है, बाउंडेड है मतलब बंधा हुआ, उसका एक फिक्स है कि इतने पे ही रहेगा। और दूसरा है फ्री, ठीक है, बाउंडेड और फ्री। कहता है कि जो बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सेल के प्रॉपर किसी सेक्शन में बंधे हुए, जैसे कि अगर मान लो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के वाटर मॉलिक्यूल्स उसके लेयरिंग में बंधे, उससे टूट के बाहर नहीं निकलने वाले, ठीक। लेकिन ये 5 से 10% भाग बनाता है, ये वाला बाउंडेड वाला, क्योंकि हमारी सेल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जो बन गया वो तो ज़्यादा भाग टेंशन है नहीं कि भागेगा कहीं उड़ के जाएगा। लेकिन जो फ्री है वो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट, और ये मेजर पार्ट बनाता है। अब वो कहता है कि भाई पानी का काम क्या, ये समझ में आया ना कि बाउंडेड क्या फ्री क्या है। बाउंड किसी काम में फिक्स है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा लेयर हो गई, इन सब जगहों पे ये किसी मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है, वो छोड़ के नहीं जाएगा वो। अब बात करें कि इसका काम क्या है, तो काम को अगर मैं सिस्टमेटिकली कहूं तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। हालांकि ह्यूमन में ब्लड में चूंकि घुला हुआ रहता है, मेजर रोल प्ले करता है ये बनने में प्लाज्मा के, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड होता है। प्लांट्स में पानी ही मेन रोल प्ले करता है, जिससे कि उनका जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं जो भी हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। दूसरा है फोटोसिंथेसिस में, चूँकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं हो रहे इसलिए मेंशन सारी चीज़ें होंगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपल सा जानते हो कि CO2 होता है प्लस H2O होता है, सनलाइट आती है और C6H12O6 बना देता है, और ये आगे चल के पॉलीमराइज करके स्टार्च बनाता है, सिंपल। और फिर एनर्जी रिलीज होती है, पानी रिलीज, तो वो अलग चीज़ है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस के बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल हुआ थर्मो रेगुलेशन। जैसे हम लोग अगर किसी धूप में बैठ जाएं लंबे समय तक रहें तो हमारा पसीना होने लगता है। पसीना क्यों होता है, शरीर के बाहर का जो एक लेयर बन जाती है पसीने की, जो कि टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रखती है, ठीक है। अगर बहुत अधिक गर्म हुआ तो भी हम मर जाएंगे, बहुत अधिक ठंडा हुआ तो भी मर जाएंगे। तो बॉडी को रेगुलेट करने, इसी तरह पौधों में भी होता है कि अगर ट्रांसपीरेशन रेट मेंटेन रखने के लिए और या टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए उनके आसपास ट्रांसपीरेशन होता है,
ताकि वो ह्यूमिडिटी बना ले। अगर इसको फील करना है तो जहाँ बहुत अधिक पेड़ है, गर्मी के महीने में रात में उधर से निकलो तो अंदर तुमको एक अलग सा ह्यूमिड कंडीशन फील होता है। जो लोग बनारस में BSU चले जाओ, प्रैक्टिकली नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक रोटेशंस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स होते हैं, उसमें रोल प्ले करता है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट यानी जो हमारी सेल के अंदर है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहलाता है, ठीक। अब बेसिकली पानी का तो अगर हम बाहर की बात करें तो भाई जितने एक्वेटिक प्लांट एनिमल हैं उनके लिए रहने का प्रोवाइड कराता है। तो ये सब चीज़ें जो आज मैंने बताई, इसे बेसिक्स हमको जानना है कि बायोमोलिक्यूल क्या है, किस तरह से काम करते हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर बात की तो लाइफ के हिसाब से ये एग्ज़ाम पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि इसमें सवाल पूछे जाते हैं और बच्चों को स्कूल में या कई जगह बताया गया रहता है कि ये उतना इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं बना रहा है चाहे कुछ भी, बट आज पिछले कुछ सालों में ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन चुका है जिसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आज फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें जो कि पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, हो सकता है कि वो लंबा जाए तो एक दो उसके पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून।